ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पेमडे। नमस्कार। संभावनाओं को संभव बनाना ही जीवन है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हम संभावनाओं को पहचानें, उसे तराशें और फिर संभव बनाने की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाएं। जब से कोरोना की शुरुआत हुई, तब से इस देश ने आपदा में अवसर तलाशे, संभावनाओं को संभव बनाया और समाज के हर एक वर्ग ने अपनी सीमाओं को और स्ट्रेच करने की कोशिश की, अपनी बाउंड्रीज को और स्ट्रेच करने की कोशिश की और उन लक्ष्यों तक भी पहुंचने में सफलता पाई, जिसके बारे में कोरोना से पहले हम में से बहुत सारे लोगों ने सोचा तक नहीं था। अब स्थिति यह है कि कोरोना महामारी अब भी बरकरार है, संक्रमण के मामले कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, बुलंद हौसले के साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करने की जरूरत है और ये भी समझने की जरूरत है कि महामारी अब भी बरकरार है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना आज भी बेहद जरूरी है। आज के कार्यक्रम में मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश पेमडे। डॉक्टर हरीश, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सभी श्रोताओं को मेरी ओर से अभिवादन और नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कोरोना की वर्तमान स्थिति के बारे में अगर आपसे चर्चा करें तो जो इस समय देश में मामले आ रहे हैं, लगभग 7,000 से 10,000 के बीच मामले पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं और राजधानी की भी बात करें तो 15 दिन पहले मामले बहुत तेजी से ऊपर जा रहे थे, 2,500 के आसपास मामले आ गए थे, लेकिन अब जो मामलों में स्थिरता देखने को मिल रही है, क्या समझा जाए कि एक जो छोटी वेव आ गई थी वो अब खत्म हो गई है? देखिए, कोरोना के बारे में अब हम सभी लोग बड़े अच्छे तरह से जानते हैं कि एक ये वायरल बीमारी है। ठीक है जी डॉक्टर साहब। वायरल बीमारी है जी। तो वायरल डिसीजेज आजकल का जो मौसम है इसमें आती रहती है ना। पहले भी बहुत सारे वायरस ऐसे जिनकी वजह से बुखार होना, जुकाम होना, खांसी होना, ये चलते रहे हैं, हमेशा से चलते रहे हैं। कोविड एक नया वायरस रहा है, पिछले 2-3 साल से है। तो ये भी अन्य, ऐसा लगता है मुझे कि जैसे दूसरे वायरस होते हैं, जैसे जुकाम, खांसी, बुखार होता है, ये वायरस भी अब लगभग वैसा ही होता जा रहा है। दूसरे वायरस के बारे में हम कोई टेस्टिंग नहीं करते, तो उनकी संख्या हमें पता नहीं चलती। अब इतनी बड़ी आबादी में अगर ये इतने केसेस मिलते हैं हमें रोज के हिसाब से, अगर हम बाकी सारे वायरस की भी इतनी गहनता से इतनी अच्छी जांच करें तो उनके बारे में भी जानकारी हमें मिलेगी, तो ज्यादा अंतर नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। ये मैं एक बार और इसलिए कह रहा हूँ कि अब जो कोविड का इन्फेक्शन लोगों को हो रहा है वो बहुत ही कम तीव्रता का है। बहुत आसानी से लोग 2 दिन 4 दिन में ठीक हो रहे हैं। ज्यादातर लोग, दिक्कत उन्हीं को हो रही है जिनको दूसरी बीमारियां भी साथ में हैं और जिन्होंने कोई कोरोना से बचाव की वैक्सीन नहीं लगाई है। अगर लगाई है तो केवल 2 ही डोज लगाई है, तीसरी डोज नहीं लगाई है, प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज, उन लोगों को ज्यादा समस्या हो रही है। अन्यथा जैसे और वायरल फीवर होते रहे हैं अब तक सभी को, ये अब उस तरह का ही होता जा रहा है। तो थोड़ा मोटा होता रहेगा, चलता रहेगा, खत्म तो कभी होगा नहीं। डॉक्टर साहब, आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और इन दिनों राजधानी दिल्ली सहित भारत के कई हिस्सों में बच्चों में वायरल फीवर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वायरल फीवर में बुखार आता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं और बच्चों से ज्यादा उनके माँ बाप परेशान हो जाते हैं। ऐसे में किन बातों का ध्यान रखें, कब डॉक्टर को दिखाएं और कौन कौन सी सलाह आप देना चाहेंगे अभिभावकों को जिनके बच्चे वायरल फीवर की चपेट में हैं? देखिए, हम सब ने ये सीखा है कि इस तरह के वायरल बीमारियों से बचने का उपाय है मास्क पहनना और अपने हाथों की सफाई रखना। घर से के बाहर से जब घर में आते हैं तो अच्छी तरह से हाथ धोएं, है ना। तो हम अपने हाथों के माध्यम से, कपड़ों पर कभी कभी, लेकिन ज्यादातर हाथों के माध्यम से बहुत सारी बीमारियां घर में लेके आते हैं। तो अगर छोटे बच्चे हैं तो जो प्रिकॉशन हम पहले बरतते थे उसको बरतना जारी रखें, अच्छे तरह से हाथ धोएं, कपड़े बदलें, सब बच्चों से हाथ लगाएं, है ना। और अगर खुद को ऐसा इन्फेक्शन
होता है, बुखार होता है या जुकाम होता है, तो घर में भी एक मास्क पहन के रहें, जिससे कि आपकी वजह से दूसरों को ये बीमारी ना हो जाए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम N95 मास्क पहने, जिसे हम 3 लेयर मास्क कहते हैं, दूसरे मास्क आते हैं, उनसे भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये बीमारी फैलने से बच सकती है। ये छोटे प्रिकॉशन है जो बड़े लोग ही घर में बच्चों को बीमारियां लेकर आते हैं। ये छोटे बच्चे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो बच्चे स्कूल जाते हैं या थोड़े और बड़े हैं जो दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलते हैं, उनके माध्यम से भी ये तकलीफें घर में आ सकती है। ये तो हो गई इनसे बचाव की बात। लेकिन जब ये तकलीफ किसी को हो जाती है, मान लीजिए जुकाम हो गया या खांसी हो गई, तो ठीक है, बुखार अगर है तो बुखार की दवा, हम पैरासिटामोल दवा आती है उसका उपयोग करें, उचित मात्रा में उपयोग करें, डॉक्टर से पूछ लें या पहले किसी डॉक्टर ने दी है तो उसका उपयोग हम कर सकते हैं घर में। लेकिन इनसे अगर बुखार ठीक नहीं हो रहा है, एक ये कंडीशन है। दूसरा, जब भी हमें लगता है बच्चा ज्यादा बीमार है, अधिक बीमार हो रहा है, चाहे वो बीमार हो या ना हो, लेकिन माँ बाप को अगर लगे कि बच्चा अधिक बीमार है, तब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या उसकी सांस तेजी से चल रही है, जितनी सांस पहले लेता था उसके मुकाबले अधिक तेजी से सांस ले रहा है, डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। पूरी तरह से होश में नहीं है, कुछ ज्यादातर सोया रहता है, इसे हम लेथार्जिक बोलते हैं, जगाएं तो थोड़ा जगता है फिर सो जाता है, ऐसी कंडीशन है, तब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जो बहुत छोटे बच्चे हैं 1 साल से कम के, अगर वो ठीक से दूध नहीं पी रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तब भी हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर इन सारी अवस्थाओं का ध्यान रखेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे या अस्पताल में जाएंगे, तो इन वायरल बीमारियों की वजह से जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो इनके दुष्प्रभाव हैं, जो निमोनिया के रूप में सामने आते हैं या किसी और कंडीशन के रूप में सामने आते हैं, उनका हम जल्दी से देख पाएंगे कि उनको बच्चों को वो तकलीफ है कि नहीं है, और उनका आसानी से हम उसका उपचार भी कर पाएंगे। जी, कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं गाजियाबाद से मोहम्मद बबलू। बबलू जी, स्वागत है आपका। जी हाँ, नमस्कार। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार है। नमस्कार जी, नमस्कार भैया जी। मेरा सवाल 2 है, एक बच्चों के लिए है और... जी बबलू जी, पूछिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये है, जो वैक्सीन का पहला डोज और सेकंड डोज लिया, बूस्टर डोज नहीं लिया, तो अगर उनको कोरोना संक्रमण हो जाए तो उनका आक्रामक कितना होगा, और जिसने दोनों डोज लेने के बाद भी बूस्टर डोज लगाया है उनके साथ कितना आक्रामक होगा। और दूसरी सवाल ये है, ये मैं 4-5 दिन पहले कहीं रेडियो में सुना, कहीं टोमेटो फ्लू हो रहा है बच्चों को, वो क्या कीजिए और उसका संक्रमण कैसे पता चलेगा हम लोगों को? डॉक्टर साहब, टोमेटो फ्लू पर हम इस कार्यक्रम में बाद में आएंगे। जो इनका पहला सवाल था उसके बारे में आप बताएं। हाँ, इनका प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने अगर 2 डोज लिए हैं, उनको अगर कोरोना का संक्रमण होता है, और किसी व्यक्ति ने 3 डोज लिए हैं और उनको कोरोना का संक्रमण होता है, कि दोनों में क्या अंतर रहेगा। जी, जो मैं समझ पाया जी। देखिए, 3 डोज लेने के बाद काफी इम्यूनिटी रहती है। 2 डोज के बाद भी हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता काफी पैदा होती है, लेकिन वो 3-4-6 महीने में खत्म हो जाती है ना। तो अगर 2 डोज लगाए हैं, उसके करीब 2 या 3 हफ्ते के बाद ही कोरोना की बीमारी हो रही है, और आपने तीसरी डोज लगाई है, उसके भी 2-3 हफ्ते के बाद कोरोना की बीमारी हो रही है, तो उसमें ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, और ये अंतर करने की हमें आवश्यकता भी नहीं है। जो हमसे कहा जा रहा है कि 3 डोज लगानी है, तो हमें लगानी चाहिए, क्योंकि वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की जो अवधि है, जितने महीनों तक आप उससे लड़ने की ताकत रखेंगे, वो अवधि बढ़ती चली जाती है, जितनी हम अलग से डोजेज हम लगवाते हैं। तो जो तीसरी डोज इसीलिए दी जा रही है कि आपके शरीर के अंदर जो कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत है वो बनी रहे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उसकी जो ताकत लंबे समय तक बनी रहे। इन दोनों चीजों के लिए यह तीसरी डोज दे रहे हैं, वो हमें अवश्य लेना चाहिए। 2 डोज के कुछ महीनों के बाद और 3 डोज के भी कुछ महीनों के बाद और थोड़े और ज्यादा समय तक अगर किसी व्यक्ति को कोरोना की बीमारी होती भी है, तो बहुत ही उसका प्रभाव कम होगा, ऐसा माना जा रहा है।
और हम कोरोना की वजह से हम सब ने बहुत देखा है कि काफी सारी मृत्यु भी हुई है विगत वर्षों में। तो ऐसा देखा जा रहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है उनमें कोरोना की वजह से मृत्यु होने की संभावना लगभग शून्य हो जाती है। तो ये वैक्सीन का बहुत बड़ा असर है जिसको हमें मानना चाहिए, और जितनी वैक्सीन हमें कहा जा रहा है लेने के लिए उतनी हमें अवश्य लेना चाहिए अपनी उम्र के अनुसार। गाजियाबाद से ही हमारे साथ हमारे नियमित श्रोता मोहम्मद यामीन जुड़ गए हैं। यामीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार जी। नमस्ते। अजीत सर को भी नमस्कार जी। नमस्ते जी। सर मैं यामीन भाई वीडियो वाला चिरोड़ी लोनी के। सर मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि 4-5 साल के बच्चे हैं, उनको आजकल वायरल चल रहा है, जुकाम खांसी बुखार है, तो उनका हमें कैसे थोड़ा जानकारी हो। तब के बच्चे को आप विशेषज्ञ हैं, आपसे इसलिए जानकारी चाह रहा हूँ कि कोरोना की संक्रमित हो गए या नॉर्मल वायरस। बच्चों को अगर बुखार आ रहा है तो कैसे समझें कि ये सामान्य फीवर है, वायरल फीवर है या फिर कोरोना है? कोरोना भी एक वायरल फीवर ही है ना। जी। देखिए, केवल बुखार और जुकाम की वजह से ये कहना बड़ा मुश्किल है किसी भी डॉक्टर के लिए भी कि ये कोरोना की फीवर है कि नहीं है। जिस समय कोरोना बहुत ज्यादा होता था उस समय किसी भी व्यक्ति को बुखार हो जुकाम हो तो अधिकतर मामलों में वो कोरोना निकलता था। अब इतना ज्यादा हमारे समाज में वो प्रचलित नहीं है, इसलिए उसकी संभावना बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी अगर हम बहुत सारे बच्चों का टेस्ट कराएंगे, उन सभी बच्चों का जिनको जुकाम या बुखार है, तो कुछ में कोरोना निकलेगा, कुछ में दूसरे वायरस में निकलेंगे। लेकिन इसको जानने की हमें आवश्यकता क्यों है? नहीं है आवश्यकता। अगर जुकाम बुखार होता है तो उसका उपचार करने की, उसका इलाज करने की ज्यादा जरूरत है, बजाय ये जानने के कि कोरोना है या कोई और वायरस है। क्योंकि इन सारे के सारे वायरल बीमारियों का इलाज लगभग एक जैसा ही है, जब तक कि यह सामान्य रूप में रहती है या माइल्ड डिसीज होती है। जब बहुत ज्यादा गंभीरता हो जाती है, जिसको निमोनिया हो जाता है, दिमाग में सूजन आ जाती है, बेहोशी होने लगे, है ना, और आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगे, ऐसी स्थिति में तो अस्पताल में जाना ही पड़ेगा। तो उस समय जो उसका उपचार होता है वो थोड़ा सा सब में अलग हो सकता है। लेकिन वो सारे वायरल फीवर जिनका हम अपने घर में रह के इलाज कर सकते हैं, उनमें अंतर करना संभव नहीं है बिना जांच किए। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि उसकी आवश्यकता भी नहीं है। जो उसका उपचार होता है वो करिए, नजदीक के किसी चिकित्सक के पास जाइए, वो आपको इसका इलाज लिख देंगे, तो सारा इलाज करिए। अधिक बीमार लगते हैं तो अस्पताल में आइए, अस्पताल में जब एक बार आ जाएंगे तो जो भी आवश्यकता होगी उसका इलाज होगा। जानने की बजाय ये सारा करना अधिक महत्वपूर्ण है, बजाय अपनी हम सारी ऊर्जा इस बात में लगाएं कि कोरोना है कि नहीं। बड़ौत उत्तर प्रदेश से हमारे एक और नियमित श्रोता जुड़ गए हैं, महेश शर्मा। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। और मैं आज जानना चाह रहा हूँ जी, छोटे बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं, उनके खाने पीने का क्या क्या ध्यान रखें। और हमारे पूरे परिवार ने 3 डोज ले लिया, हम सुरक्षित हैं। अब आगे की कार्रवाई बताइए, हमें क्या क्या सावधानी रखनी होगी। जी डॉक्टर साहब। देखिए, पूरे परिवार के लिए यही सावधानी है कि घर से बाहर निकलें, भीड़ भाड़ में है तो मास्क अवश्य लगाएं और कहीं भी हाथ बार बार धोते रहें। अगर किसी एक व्यक्ति को घर में जुकाम खांसी हो जाता है, जो वायरल फीवर लगता है, तो कोरोना के अलावा भी कुछ भी हो सकता है, वो भी जो छोटे बच्चों को हो सकते हैं। तो प्रयास करें कि और लोगों से थोड़ा दूर रहें और घर में वो लोग मास्क का इस्तेमाल करें। देखिए, मास्क का इस्तेमाल खुद के बचाव के लिए तो होता ही है, लेकिन कोरोना के पहले जो डॉक्टर लोग मास्क का उपयोग अस्पताल में करते थे, उसका उद्देश्य था कि डॉक्टर से मरीज को कुछ बीमारी ना हो जाए। जैसे ऑपरेशन थिएटर में मास्क लगाते थे सभी लोग नियमित रूप से, उसका उद्देश्य था कि डॉक्टर से या जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं उनसे कोई बीमारी मरीज को ना हो जाए, इसके लिए मास्क का उपयोग होता था। तो मास्क का जो उपयोग इतने वर्षों से सबने देखा है, उसका उपयोग हमें करना होगा। यदि घर में किसी को जुकाम खांसी इस तरह की बीमारी होती है तो वो घर में भी मास्क लगाएं, उससे वो दूसरों को बीमारियां देने से बच पाएंगे। ये तो हम जो कर सकते हैं वो करें। फिर भी किसी को अगर हो जाता है, जुकाम खांसी बुखार होता है, तो नजदीक के चिकित्सक के पास जाके जांच कराएं
कहीं वो अधिक तो नहीं फैल रहा, कहीं निमोनिया तो नहीं हो रहा, या उसके साथ कोई और ऐसी तकलीफ पैदा तो नहीं हो रही जिसके लिए अस्पताल में जाकर इलाज करने की आवश्यकता है। तो घर में इलाज ना करें, कोई तकलीफ होती है तो डॉक्टर के संपर्क में अवश्य आए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। गाजियाबाद से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते भैया। सर मेरा सवाल ये है कि जो तीसरी डोज ली है सर, उससे ना हल्का सा कभी कभी पैरों में दर्द होता है, या फिर जैसे खाना खाते हैं ना तो खाना खाने के बाद तुरंत ही लेटरिन चले जाना होता है। तो इसके जो साइड इफेक्ट है क्या, ये इसी की थर्ड डोज के है क्या सर? पहले कभी ऐसा नहीं होता था। देखिए, ये वैक्सीन ना सारी एक जैसी है, चाहे पहली बार लें, दूसरी बार लें, तीसरी बार लें, उनके इफेक्ट भी एक जैसे ही होते हैं। जो आप बता रहे हैं उससे ऐसा लगता नहीं है कि ये वैक्सीन की वजह से है, जो पेट में खराबी आप बता रहे हैं वो वैक्सीन की वजह से, ऐसा मैंने तो नहीं सुना है, ना ही इसकी जानकारी अभी तक है कि इस वैक्सीन से इस तरह की तकलीफ हो सकती है। उसका कारण कुछ और भी हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से कहना तो संभव नहीं होगा, क्योंकि ये अपेक्षाकृत नई वैक्सीन है, 1-2 साल ही इनको आए हुए हैं, तो इतना लंबा अनुभव किसी के पास नहीं है कि इनसे ये तकलीफ होती है कि नहीं होती। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है जो तकलीफें आप बता रहे हैं वो वैक्सीन की वजह से नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमेश कुमार। रमेश जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। मेरा ये क्वेश्चन है कि बच्चों को जो डोज लगानी है वो कितने साल तक तो लगा सकते हैं, और बड़ों के लिए जो उनकी है वो थर्ड वाली कितने दिन में लगवा सकते हैं? भाई ये इसके आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। इसके बारे में ना थोड़ी सी जो हमारे दिशा निर्देश है वो बदलते रहते हैं। अभी तक तो 12 साल और उससे जो बड़े बच्चे हैं उनको ही हम ये दवाइयां दे रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं। तो 12 से 18 वर्ष के बच्चों में तो केवल 2 ही डोज अभी तक दी जा रही है, उनको तीसरी डोज अभी अनुमति नहीं है देने की, क्योंकि अभी ऐसी आवश्यकता नहीं समझी जा रही है। जो 18 वर्ष से बड़े लोग हैं उन सभी को 3 डोज लगना तय हुआ है, उनको ये मिलना चाहिए। तो कोई 6 हफ्ते बाद तो नहीं, लेकिन करीब, मुझे उसका अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा है अभी कि कितने दिन बाद लगाते हैं, लेकिन लगभग 3 महीने के बाद तीसरी डोज है वो दी जा सकती है। और आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी भी मिलेगी। डॉक्टर हरीश, इससे पहले कि हम अगले कॉलर के पास चले, हमारे पिछले कॉलर ने पूछा था टोमेटो फ्लू के बारे में। टोमेटो फ्लू के बारे में भारत में बहुत चर्चा हुई, कहा गया कि केरल में ये पहली बार सामने आया है। टोमेटो फ्लू जो नाम दिया गया उसके पीछे का भी तर्क ये था कि जो बच्चों में ये बुखार हो रहा है उसके साथ साथ लाल लाल चकत्ते हो जा रहे हैं जो टमाटर की तरह बड़े हो जाते हैं, इस कारण टोमेटो फ्लू नाम दिया गया। सवाल ये है कि क्या ये बीमारी नई है या पहले से भी ये बीमारी थी, इस बार इसको टोमेटो फ्लू नाम दे दिया गया है इसलिए लोग ज्यादा घबरा रहे हैं, और क्या ये बहुत गंभीर है? ये बीमारी नई नहीं है, ये पहले भी पिछले सालों में भी ये बीमारी होती रही है, पूरे देश में लगभग होती रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि केरल में थी अब दिल्ली में हो गई है, ऐसा नहीं है। सब जगह ऐसे मरीज आते रहे हैं, और जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनके पास बच्चे इन बीमारियों को लेकर आते रहे हैं, अलग अलग संख्या में आते रहे हैं। और इन दिनों क्योंकि वायरल बीमारियां ज्यादा होती हैं तो इसकी कुछ अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। ये भी एक वायरल डिसीज है, इसको हम कहते हैं कि ये बगैर किसी विशेष उपचार के अपने आप ही ठीक हो जाती है। इसको हम कहते हैं सेल्फ लिमिटिंग इलनेस जी। इसमें थोड़ा बुखार होता है, शरीर में दर्द हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंदर जो दाने आते हैं, ये पूरे शरीर में कहीं भी हो सकते हैं, पीठ पर, पेट पर, पीछे हमारे नितंब है उनके ऊपर, हाथों में, पैरों में, पाम एंड सोल्स हैं, उन सभी में इस तरह के दाने होते हैं। और इनका रंग लगभग टमाटर के जैसा होता है, टमाटर के साइज के नहीं होते, लेकिन कई बार अगर पीछे हो रहे हैं, शरीर के पिछले हिस्से में है, वो एक साथ मिलकर थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए इसको हम टोमेटो फ्लू के नाम से भी कहते हैं। लेकिन इसका दूसरा नाम है हैंड फुट माउथ डिसीज, मतलब मुंह के अंदर भी दाने होते हैं, हाथ में भी होते हैं, पाँव में भी होते हैं, शरीर पर भी होते हैं। इसी वजह से इसका नाम हैंड फुट माउथ डिसीज कहा गया है, जिसको सामान्य भाषा में टोमेटो फ्लू भी कहा गया है। बेसिकली ये वायरल डिसीज ही है जो एक विशेष
सीजन में ज्यादा होती है, फिर कम होकर वो ठीक हो जाते हैं। दिल्ली के केशवपुरम से हमारे साथ जुड़ गए हैं वेद प्रकाश। वेद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मेरे छोटे छोटे 2 सवाल हैं। जी। पहला, क्या कोरोना का वायरस चींटी से 1 लाख गुना छोटा होता है? दूसरा, कोरोना का वायरस खाता क्या है? डॉक्टर साहब, 2 सवाल और दोनों ही अपने आप में बहुत अनूठे सवाल हैं। देखिए, चींटी से तुलना कैसे करेंगे और उसकी तुलना में ये कितना कम होगा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, जो हमारी नेकेड आई से तो नजर नहीं आते हैं, माइक्रोस्कोप में भी बहुत मुश्किल से नजर आते हैं। स्पेशली जो वायरल डिसीजेज है, वायरस है, वो तो सामान्य माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखेगा। इनको लैब में बड़ा करना भी बहुत मुश्किल होता है। जो हम अलग अलग तरह के टेस्ट करते हैं, उनसे उस वायरस के किसी एक हिस्से की पहचान होती है और अलग अलग तरीके के टेस्ट हैं, उससे हमें पता चल पाता है ना। तो उसका साइज के बारे में कल्पना करना मुश्किल है। 1 लाख गुना भी छोटा भी हो सकता है, 2 लाख गुना छोटा भी हो सकता है। दूसरा अंडे का वायरस खाता क्या है? जी सर, हम सामान्य जैव विज्ञान की ओर जाएं तो वायरस एक ऐसी चीज होती है जो ना जिंदा होती है ना मृत होती है। जैसे हम कोई इनएनिमेट आर्टिकल कहते हैं, जैसे कोई प्लास्टिक है या इस तरह का, जिंदा भी, लेकिन ये किसी जीवित कोशिका के संपर्क में जब होते हैं तभी जिंदा रहते हैं, और जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं होंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही मर जाते हैं। जी, ठीक है। तो लेकिन शरीर के बाहर अलग अलग वायरस अलग अलग समय तक जिंदा रह सकते हैं, उनकी क्षमता अलग अलग होती है। जी। तो ये वायरस हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, हमारी कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। कोशिकाओं में जो भी खाना हमारे शरीर के लिए उपलब्ध होता है, अलग अलग पदार्थों के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, उन सबको ये उपयोग में लाते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते जाते हैं। बिल्कुल ठीक। परजीवी ही होते हैं ये, लेकिन इनका साइज इतना कम होता है कि उसको कल्पना करना तो मुश्किल है। तो निश्चित रूप से जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नहीं देखेंगे अच्छी तरह से, तभी शायद नजर आएगा, उसके बगैर ये दिखेगा भी नहीं। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं मांगे राम जी। मांगे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, नमस्ते, बताइए प्रश्न। हाँ जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये एक प्रार्थना के रूप में बोलना चाहूंगा जी। जी। अब ये कार्यक्रम कभी बंद ना किया जाए आजीवन। बहुत आभार इतना प्यार देने के लिए इस कार्यक्रम को मांगे राम जी। कल भी मैंने क्वेश्चन किया था डॉक्टर अरोड़ा से, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया जी, 1 मिनट का टाइम मिला था। जी, आज अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी, ये जो मेरे को कोरोना हुआ था 2020 दिसंबर में जी, तो उसके बाद में मुझे ये परेशानी हो जाती है बार बार, हर 3-4 महीने बाद में फेफड़े में कमजोरी आ गई जी। जी। तो ये कफ खांसी बलगम बन जाता है जी। जी। और दूसरा ये है जी, जो ये कोमोर्बिड है और ये पोस्ट कोविड वाले अब ये कार्यालय कम मिलते हैं जी। जी। देखिए, कोरोना की इसका थोड़ा सा कुछ आप हाँ बताते मुझे बता दीजिए इसके बारे में। बताते हैं। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को फेफड़ों में तकलीफ हुई है, निमोनिया हुआ है। निमोनिया की वजह से उनके फेफड़े थोड़े कमजोर भी हुए हैं और अलग अलग मात्रा में लोगों के फेफड़ों पर असर हुआ है। तो अगर किसी के फेफड़ों पर अधिक मात्रा में असर हुआ है तो उससे हो सकता है कि बाद में तकलीफ उनको रहे। जैसे कि आप अपने बारे में बता रहे हैं, बार बार थोड़ी सांस फूल जाती है या खांसी हो जाती है। तो जब हमारे फेफड़े पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है तो वो छोटी छोटी तकलीफों की वजह से भी उनमें बड़े बड़े असर हमें दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि उनका जो रिजर्व पावर है वो काफी कम होता है, बीमारी की वजह से और भी कम हो गया है। तो जिनको ये कोरोना हुआ है और कोरोना से निमोनिया हुआ है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको बाकी और वायरस जो बीमारियां हैं वो कम से कम हो। तो जब भी भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो मास्क पहने, घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहने, बराबर से हाथ धोए। घर में किसी व्यक्ति को अगर कोई वायरल फीवर का लगता है कि हो गया है, डॉक्टर ने बताया किसी अन्य व्यक्ति को वायरल फीवर हो गया है, तो वो व्यक्ति घर में मास्क पहनते रहे, सर्जिकल मास्क जैसे हम बोलते हैं। तो अपने आप को इस तरह के वायरल बीमारियों से बचाना है, एक प्रिकॉशन तो हमें ये लेनी है।
दूसरा, जब भी कोई तकलीफ इस तरह की होती है डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि कोविड की बीमारी होने के बाद निमोनिया होना और फेफड़ों का कमजोर होना निश्चित रूप से एक ये भी है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें लोगों में देखी गई हैं। तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जरूर से 1-2 बार जाकर दिखाना चाहिए कि निमोनिया के अलावा या फेफड़े कमजोर हो गए हैं, उसके अलावा कोई और तकलीफ तो नहीं है जो आपको परेशान कर रही है या मनुष्य कर सकती है। इसलिए कोरोना खत्म होने के बाद भी अपना ध्यान रखना चाहिए, चिकित्सक के पास जाना चाहिए। और जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन कहा गया है, तो कोरोना होने के बाद पहले 6 महीने में ऐसा माना जाता है कि वो हो सकते हैं, और अगर 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ है तो उसकी संभावना बड़ी कम होती है कि कोई नई तकलीफ उस व्यक्ति को हो जाए बगैर एक नया कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुए। तो 6 महीने तक पोस्ट कोविड की लिमिट को माना गया है। कार्यक्रम में अंतिम कॉलर को जोड़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं। रिंकी जी, आपका स्वागत है। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर नमस्ते। नमस्कार। और आपके साथ मेरा नमस्ते। नमस्ते जी। जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे पहले जो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि चीजों का हम फॉलो करते थे, आज मंकी पास जो न्यू कोरोना आया है, क्या उसमें वही गाइडलाइन होगी या बशर्ते कुछ उसमें मतलब और ऐड किया गया है? इसके बारे में सर बताएंगे? धन्यवाद। बहुत संक्षेप में डॉक्टर हरीश, चूंकि समय कम है। देखिए, सोशल डिस्टेंस रखना, हाथ बराबर धोना, मास्क पहनना, ये 3 ऐसे व्यवहार हैं जो हम कर सकते हैं विभिन्न प्रकार की वायरल डिसीज से बचने के लिए, और ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने की क्षमता जिनमें है उनसे बचने के लिए, क्योंकि ये हमें करना ही पड़ेगा अगर इन्फेक्शन से, उस वायरस के हमारे शरीर में प्रवेश होने से हमें बचाना है उसके लिए। लेकिन वैक्सीन का उपयोग होता है कि अगर बीमारी हो भी जाए तो उसकी तीव्रता को, उसकी कॉम्प्लिकेशन को बहुत कम किया जा सके, उसके लिए हमें वैक्सीन लेना चाहिए। चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे? संदेश वही है कि जिन्होंने तीसरी डोज नहीं लगवाई है, ये प्रिकॉशन डोज नहीं लगवाई है वैक्सीन की, वो अवश्य लगवाएं। वैक्सीन हमेशा लाभदायक होती है, आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, लंबे समय तक रखती है, तो ये वैक्सीन अवश्य लगवाएं। और जब भी शंका होती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसका कारण चाहे कोविड हो या कोई और हो, तो एक अच्छे चिकित्सक के पास जाएं, सरकारी अस्पतालों में जाएं, डिस्पेंसरी में जाएं, अपनी शंकाएं उनको बताएं, उनसे चेकअप कराएं, आपका जरूर सारा समाधान होगा। और अगर ज्यादा बीमार लगते हैं तो अस्पताल में जाएं, वहाँ आपका समुचित इलाज किया जाएगा। समय पर जाएंगे, समय पर डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, जल्दी पहुंचेंगे तो इलाज आसान होगा। देर से जाएंगे तो डॉक्टरों को भी बहुत मुश्किल होती है। डॉक्टर हरीश, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और बच्चों सहित कोरोना जैसे विषय पर श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार। तो जैसा कि डॉक्टर हरीश बता रहे थे कि चाहे टोमेटो फ्लू हो या वायरल फीवर हो, अभिभावकों को घबराने की जरूरत नहीं है। अपने नजदीकी शिशु रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेने की जरूरत है और फिर डॉक्टर के दिशा निर्देशों के अनुसार इलाज को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ हम सबको ये भी समझने की आवश्यकता है कि समाज में कोरोना का संक्रमण अब भी बरकरार है, इसलिए जहां भी जाइए मास्क जरूर पहनिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, अपने हाथ को साबुन पानी से 20 सेकंड तक धोइए, साथ ही साथ सुरक्षित दूरी भी बनाए रखने की कोशिश करिए। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, संक्रमण से बचे रहें। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पेमडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।